अस्सलाम वालेकुम। न्यूमेरिकल्स की पिछली वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे जो कि 10.6 तक परफॉर्म किए थे और इसके मज़ीद 4 न्यूमेरिकल्स जो वो रह गए हैं जो कि 10.7 से लेकर 10.10 तक है। और ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये थोड़े से मुश्किल होने वाले हैं। मुश्किल इसलिए क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे जिन टॉपिक से रिलेटेड हैं वो टॉपिक हमने थ्योरी क्लासेस के अंदर कवर नहीं किए। वो जो टॉपिक थे वो एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्शिमिडीज प्रिंसिपल के फ़ौरन बाद थे और उनके अंदर कॉपर के पीस की साथ ही साथ ऑयल की और शायद कॉर्क की डेंसिटी निकालने के लिए जो है वो उन्होंने टेक्निक्स वगैरह और फार्मूले वगैरह जो है वहाँ पे बना के दिए थे, तो वो हमने वहाँ पे कवर नहीं किए हुए, तो इसलिए ये थोड़े से जो मुश्किल होने वाले हैं। लेकिन अगर आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एनालिटिकल ट्रीटमेंट तक भी जितने हमने चीज़ें जितनी भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उनके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनके अंदर जितनी भी नॉलेज है, अगर वहाँ तक भी आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है तो ये वाले न्यूमेरिकल जो है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, मज़े में सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि वो मज़ीद एडिशनल टॉपिक जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक एडिशनल टॉपिक जो हमें करना पड़ेगा जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का है और उसका भी सिर्फ हम उतना ही समझेंगे, उतना ही उसको पढ़ेंगे जितना उसकी ज़रूरत होगी। सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी को यहाँ पे पढ़ेंगे, उसका फार्मूला देख लेंगे सिर्फ क्योंकि उतनी ही हमें उसकी ज़रूरत है, और फिर इस न्यूमेरिकल को जो वो स्टार्ट करेंगे। और शायद ये जो आपकी गाइड बुक के अंदर जिस तरह से सॉल्व हुआ है उससे थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हो, क्योंकि हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है इस्तेमाल करके, डिफरेंट टेक्निक जो है इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी से स्टार्ट करते हैं, उसको समझते हैं क्योंकि वो इसके लिए जो इम्पॉर्टेंट है। और जो फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल होगा वो वही आर्शिमिडीज प्रिंसिपल के अंदर हमने जो अपथ्रस्ट का बनाया था, अपथ्रस्ट का जो फार्मूला बनाया था वो क्या बनाया था, A मल्टीप्लाइड बाय H और साथ में रॉ और मल्टीप्लाइड बाय G। ये अपथ्रस्ट निकालने का, अपथ्रस्ट की फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है। और इसी को जो है वो हम लोग मज़ीद अपडेट करके, मज़ीद मॉडिफाई करके ये भी बता सकते हैं कि ये A इंटू H जो है वो वॉल्यूम को शो करता है। A और H जब मल्टीप्लाई होते हैं आपस में तो वॉल्यूम बनता है, वॉल्यूम इंटू रॉ इंटू G। तो ये वाला फार्मूला जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होगा काफ़ी ज़्यादा। और साथ ही साथ जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अगर इसको हम देखें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक रेशो है। किस किस का, डेंसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी विद द रेफरेंस डेंसिटी। और रेफरेंस डेंसिटी जो होता है वो हमारे पास इस वाले चारों प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो वाटर है। और वैसे भी जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादातर इसके अंदर जो रेफरेंस डेंसिटी लेते हैं हम लोग वो वाटर ही लेते हैं। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, इन दोनों का आप रेशो लो तो वो जो रेशो की वैल्यू होती है वो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाती है। और इसकी जो यूनिट होती है वो कुछ भी नहीं होती क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, इसकी यूनिट भी सेम इसकी यूनिट भी सेम, दोनों यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये जो रेशो आएगा हमारे पास सिर्फ 1 2 3 1.5 1.6 0.16 इस तरह से आएगा। एक चीज़ ध्यान में आप इस तरह से रख लो कि अगर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो 1 से ग्रेटर हुई, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी यानी कि ये जो रेशियो है ये 1 से बड़ा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है, ऊपर वाला जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है अगर इसकी वैल्यू बड़ी होगी तभी जो हमारे पास रेशियो है वो 1 से बढ़ा जाएगा। फ़र्ज़ करो कि इसकी जो वैल्यू है वो 2 है नीचे और ऊपर जो है वो हमारे पास 3 है 4 है 5 है 6 है कुछ भी है, फ़र्ज़ करो कि 4 है तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2। जैसे जैसे ऊपर वाली वैल्यूज़ बढ़ाते जाओगे आप, इसको 6 करोगे यहाँ 3 आएगा, और बढ़ाओगे 4 और बढ़ाओगे, इसी तरह करते करते जो है वो आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर से तो आपका जो रेशो होता है वो 1 से बढ़ा जाता है। और यहाँ पे इसका मतलब क्या कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास उसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हुई स्पेसिफिक ग्रेविटी की। अगर 1 से छोटी हुई तो फिर क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी है, फिर हम क्या बोलेंगे, 1 से अगर लेस हुई तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम है।
और वो कैसे, फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे जो है हमारे पास वही 2 है और 2 से नंबर छोटा क्या होता है 1, यहाँ 1 डाल दो तो आंसर क्या आएगा 0.5। और ये जो 0.5 है ये 1 से छोटी वैल्यू है, यानी कि 1 से अगर छोटी छोटी वैल्यू आई इस वाली हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो उसका मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कम है, और नीचे वाले न्यूमरेटर की जो वैल्यू वो ज़्यादा है। और अगर तीसरे केस के अंदर अगर इस तरह से हो जाए कि जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू है वो इक्वल टू 1 आ जाए, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों की डेंसिटीज़ जो है वो सेम है। कैसे, कि इसकी भी 2 है और ऊपर जो ऑब्जेक्ट इस बार हमारे पास आ गया वो भी 2 है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग इस तरह से ले सकते हैं कि अगर 1 से बढ़ी गई तो इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास उसकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी की डेंसिटी से। अगर इसकी वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी की 1 से छोटी हुई तो उसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है इसकी डेंसिटी कम है पानी की डेंसिटी से। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू बिल्कुल इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों जो है वो इक्वल है, इसकी भी डेंसिटी सेम है इसकी भी डेंसिटी सेम है, और तभी इनकी जो वैल्यू 1 के इक्वल आ रही है। अब इस वाली केस से या फिर इन वाली वैल्यूज़ से हमें क्या पता लग रहा है, मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा पानी की डेंसिटी से। अगर किसी की डेंसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सिंक कर जाता है। ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो कि शायद किसी इनमें से प्रॉब्लम के अंदर इस्तेमाल हो जाए कि अगर डेंसिटी किसी ऑब्जेक्ट की पानी की डेंसिटी से ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। मतलब वो ऑब्जेक्ट जो भारी है पानी की डेंसिटी से, तो जाहिर सी बात है वो उसके अंदर सिंक कर जाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास ये है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम हुई पानी की डेंसिटी से तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा, यानी कि वो हल्का है पानी से, पानी की जितनी डेंसिटी है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है उससे कम है तो वो उसके ऊपर फ्लोट करेगा। तीसरी और आखिरी चीज़ हमारे पास ये है कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है अगर बिल्कुल इक्वल हो जाए पानी की डेंसिटी से तो वो ना तो फ्लोट करेगा, नाइदर फ्लोट नॉर सिंक, ना तो ये फ्लोट करेगा ना ही ये सिंक करेगा। और यही वाली सारी की सारी बातें हमने बुयंसी के लॉज के अंदर जो है वो पढ़ी थी, लॉज ऑफ फ्लोटेशन के अंदर पढ़ी थी, बुयंसी वाले टॉपिक के अंदर लॉज ऑफ फ्लोटेशन के अंदर पढ़ी थी कि अगर अपथ्रस्ट जो है वो ज़्यादा हुई उसकी एक्चुअल वेट से तो ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करेगा, और दूसरी तीसरी लॉज के अंदर भी वही वाले सारे कॉन्सेप्ट थे। तो इसकी वैल्यू को सिर्फ देखते हुए हम लोग ये बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा, सिंक करेगा या फिर फ्लोट करेगा। ये पूरे का पूरा कंप्लीट हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी की इन्फॉर्मेशन है सारी की सारी। लेकिन हम जो इस सवालों के अंदर सिर्फ इसको इस्तेमाल करने वाले हैं वो इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, सिर्फ ये वाला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है हमारे पास, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो होती है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, और अपॉन में जो है वो हमेशा हमारे पास डेंसिटी ऑफ वाटर रहेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये वाला एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, और शायद ये वाला फार्मूला जो हमारे पास ये वाला तो इस्तेमाल होगा, और ये कहीं कहीं जगह पे जो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा जब हम डेंसिटी निकालना चाह रहे होंगे उस ऑब्जेक्ट की। एक और चीज़ जो हम इन चारों प्रॉब्लम्स के अंदर करने वाले हैं वो ये है कि हम जिस सिस्टम को फॉलो करेंगे वो CGS सिस्टम है। CGS सिस्टम हमने पढ़ा था, इसके अंदर जो हमारे पास लेंथ की यूनिट हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सेंटीमीटर करते हैं, मास की जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो ग्राम करते हैं, और जो टाइम की यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो सेकंड करते हैं। यानी कि ये वाला सिस्टम हम लोग फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो कैलकुलेशंस आसान होंगी, और बुक के अंदर जो उन्होंने आंसर्स वगैरह दिए हुए हैं और बुक के अंदर भी जो उन्होंने कैलकुलेशन की हुई है गाइड वगैरह के अंदर वो भी इसी सिस्टम को फॉलो करते हुए किए, तो हम भी इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। इस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो डेंसिटी है पानी की वो एक तो सवालों के अंदर भी दी हुई होती है और हमें वैसे भी पता होती है, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो डेंसिटी है वाटर की CGS सिस्टम को अगर देखें, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी मास पर वॉल्यूम के इक्वल होती है, यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर या फिर 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास किसी ऑब्जेक्ट का आ रहा है। अब यूनिट वॉल्यूम अगर आप ले रहे हो तो वॉल्यूम की जो हमारे पास यूनिट होगी इस सिस्टम को फॉलो करते हैं वो सेंटीमीटर क्यूब होगी। वैसे जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो मीटर क्यूब होती है,
अब चूँकि मीटर की जगह हम लोग जो लेंथ की यूनिट है वो सेंटीमीटर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी जो यूनिट होगी वो सेंटीमीटर का क्यूब होगी, और साथ ही साथ जो मास की यूनिट होगी वो ग्राम होगी, तो ग्राम पर cm क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, एक ही बात है। ये वाली यूनिट इसकी इस्तेमाल करेंगे, और जो इस यूनिट के अंदर इसकी वैल्यू होती है वो 1 होती है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पानी की डेंसिटी है। अगर केजी पर मीटर क्यूब के अंदर देखनी है तो वो 1000 होती है, लेकिन वो हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। वैसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए रख लो कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होती है वो हमारे पास, अगर हम केजी पर मीटर क्यूब वाली यानी कि MKS सिस्टम को इस्तेमाल करें, SI सिस्टम को इस्तेमाल करें, तो उसके अंदर 1000 होगी, 1000 kg पर मीटर क्यूब। लेकिन हम अभी फ़िलहाल जो है वो ये वाली इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम ऊपर वाली इस्तेमाल करेंगे। इसको जो है वो मिटा दो। याद रखने के लिए इन्फॉर्मेशन की हद तक जो है उसको देख लो कि केजी पर मीटर क्यूब के अंदर अगर आपको वैल्यू देखनी है तो वो ये होगी, और आप अगर इसको कन्वर्ट भी करोगे तो यही बनेगी। इसको ग्राम को कन्वर्ट करो किलोग्राम के अंदर, और जो आपके पास सेंटीमीटर क्यूब है इसको कन्वर्ट करो मीटर के अंदर, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यही वाली आएगी। इसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इसकी जो है वो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम की तरफ जो कि 10.7 है, और यहाँ पे प्रॉब्लम को समझना जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और पहला स्टेप भी हमारे पास न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का यही होता है कि जो प्रॉब्लम है इसको समझो और विजुलाइज करो। विजुलाइज का मतलब कि आप पिक्चर्स जहन में बनाओ कि ये सवाल जो हमें क्या कहना चाह रहा है, तो हम उसी तरह से जो उसको सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बोल रहे हैं कि हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है जो कि फ्लोट कर रही है ऑन वाटर, पानी के ऊपर जो वो फ्लोट कर रही है, हैज़ 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द सरफेस। पानी के ऊपर एक हमारे पास बॉडी है जो कि फ्लोट कर रही है। इसकी यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारे पास जो है वो फ़र्ज़ करो कि इसके अंदर एक कंटेनर है जिसके अंदर पानी मौजूद है, और ये लिख दो यहाँ पे कि ये वाटर है, और इसके ऊपर एक बॉडी सॉलिड जो है वो फ्लोट कर रही है इस तरह से। और आगे उन्होंने क्या बताया हुआ है कि इसका जो 1/5 हिस्सा है वॉल्यूम का वो अबव द सरफेस है, 1/5 हिस्सा अबव द सरफेस है। ये हमारे पास जो है वो इसका आप बोल दो कि वॉल्यूम 1 है, और इसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम जितना भी है आपके पास, ये बोल रहे हैं कि आप उसके 5 हिस्से करो, और जो एक हिस्सा है उन 5 हिस्सों में से वो ऊपर होगा, यानी कि सरफेस के ऊपर होगा। मतलब 1/5 का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक चीज़ के जो है वो 5 हिस्से करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 5, ये 5 हिस्से हो गए। उसका मतलब जो एक ये वाला हिस्सा है ये 1/5 कहलाता है। तो इसका वॉल्यूम जितना भी होगा उसका 1/5 हिस्सा जो है ये पानी की सरफेस से ऊपर है। और यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा हिस्सा है, हम इसको नाम दे देते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है इसका यहाँ से यहाँ तक ये V2 है, जो पानी की सरफेस के अंदर है, पानी के अंदर डूबा हुआ है, वॉल्यूम इनसाइड जो है। अब यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम विल प्रोजेक्ट अबव द सरफेस इफ़ इट फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.60, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो इतना, जो कि हमें पता है। यहाँ से यहाँ तक उन्होंने हमें क्या बताया, या फिर यहाँ से यहाँ तक उन्होंने हमसे क्या पूछा कि कितना फ्रैक्शन इसके वॉल्यूम का ऊपर की तरफ जाएगा, विल प्रोजेक्ट अबव द सरफेस इफ़ इट फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिस। इस पानी से अगर हम इस ऑब्जेक्ट को निकालें और लेके जाएं एक और लिक्विड के अंदर, ये जो है ये लिक्विड है, हमें नहीं पता कौन सा लिक्विड है, सिर्फ उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है जो कि 1.6 है, तो ये हमारे पास लिक्विड है। और इसका मतलब ये है कि पानी से जो है वो ज़्यादा भारी है, इसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा भारी है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है। और हमने पीछे देखा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की अगर वैल्यू 1 से बड़ी होती है उसका मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो कुछ भी हो, उसकी डेंसिटी जो है वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगी। तो ये पानी से थोड़ा सा भारी है, यानी कि पानी की डेंसिटी जो है वो जितनी होती है, इसकी जो डेंसिटी उससे भारी है, उससे ज़्यादा है। अब उन्होंने सवाल में ये बोला हुआ कि अगर यही वाला ऑब्जेक्ट, यही सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर हम लोग लेके जाएं, इस लिक्विड के अंदर डिप करें, तो इस लिक्विड के अंदर उसका कितना फ्रैक्शन पानी के बाहर होगा,
यानी कि इसके अंदर जो फ्रैक्शन आ रहा है वो 1/5 आ रहा है, इसके अंदर कितना आएगा, यानी कि कितना फ्रैक्शन उसका जो पानी से बाहर होगा। यहाँ पे आप लिख दो कि ये हमारे पास जो हिस्सा ये पानी से बाहर है और इसको हम V1 डैश बोल रहे हैं, और इसी की जो वैल्यू वो हमने निकाल के बतानी है उनको। और साथ ही साथ जो यहाँ पे इनका हिस्सा पानी के अंदर होगा, इसको बोल दो कि ये हमारे पास V2 है, जो कि पानी की सरफेस के अंदर है। ये जो V2 है इसको भी V2 डैश बोल दो, क्योंकि इससे जो है वो हमें डिफ्रेंशिएट करना है यहाँ पे। तो ये जो V2 है वो हमारे पास वो वॉल्यूम है इस सॉलिड का जो पानी के इस लिक्विड के अंदर जो है वो इनसाइड दिया हुआ है, यानी कि डिप हुआ हुआ है। और ये जो V1 डैश है ये वो वाला इसका वॉल्यूम है जो इससे बाहर की तरफ है। हमें इसकी वैल्यू निकाल के बतानी है कि कितना फ्रैक्शन, यानी कि ये 1/5 वाला जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है फ्रैक्शन, वहाँ पे कितना होगा। तो अगर इसका डाटा बनाए, ये हमारे पास क्वेश्चन था जो कि सिंपली हमें ये बता रहा था कि अगर इस सॉलिड बॉडी को हम लोग निकाल के यहाँ पे लेके जाएँ वाटर से लिक्विड के अंदर अगर डिप करें तो इसका कितना फ्रैक्शन जो पानी के बाहर होगा, ये हमें निकाल के बताना है। क्योंकि दिखने में जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, मुश्किल काम लग रहा है, क्योंकि पीछे जो हमने न्यूमेरिकल्स किए वो इसके मुकाबले में जो थे वो आसान थे। तो यहाँ पे अब हमें जो अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, नॉलेज वगैरह, वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो डाटा बनाते हैं और देखते हैं कि हमारे पास है क्या क्या। डाटा के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, इस V1 की वैल्यू लिख दो जो कि अबव द सरफेस है। इसकी वैल्यू दी हुई हमें 1/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम V। दूसरी जो वैल्यू दी हुई है या फिर हमने खुद देखी यहाँ पे वो V2 है। और इस V2 की वैल्यू को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो ये जो V2 की वैल्यू ये हम लोग कैसे लेके आ सकते हैं। फ़र्ज़ करो कि ये जो हमारे पास सॉलिड ऑब्जेक्ट है इसका टोटल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास V है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इतना जो वॉल्यूम है इसका ये पानी की सरफेस से ऊपर है, V1 है। और अगर ये वाली वैल्यू हमें निकालनी हो तो ये कैसे निकलेगी V2 की वैल्यू। टोटल वॉल्यूम को मैं यूँ लिख सकता हूँ, V = V1 प्लस का V2। टोटल वॉल्यूम जाहिर सी बात है ऐड करके ही आएगा कि इतना वॉल्यूम जितना अंदर है और जितना ऊपर है उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा इसका, V1 + V2। V1 की वैल्यू उन्होंने सवाल के अंदर क्या दी हुई है, 1/5 टाइम्स V प्लस का V2। तो इससे मैं V2 की वैल्यू निकाल सकता हूँ बिल्कुल। इसको अगर हम = किस तरफ ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, V और साथ में माइनस का 1/5 V = V2। अच्छा, अब अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो इन दोनों के अंदर V कॉमन आ रहा है। V जब आप कॉमन लोगे इन दोनों टर्म्स में से तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी यहाँ पे वो क्या बनेगी, V। इसके अंदर इस टर्म में से अगर V हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, फिर माइनस का साइन। इस वाली टर्म के अंदर से V बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1/5 और = V2। ये दो टर्म से हमारे पास, इस वाली टर्म के अंदर भी V आ रहा था, इस वाली टर्म के अंदर भी V आ रहा था, दोनों को हमने कॉमन ले लिया। इसके अंदर से V बाहर आया तो यहाँ पे 1 बच गया, कुछ भी नहीं है तो 1 बच गया। इस वाली टर्म के अंदर से V बाहर आया तो यहाँ पे 1/5 बच गया। अब इस फ्रैक्शंस को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है वो V2 की वैल्यू आ जाएगी। और सॉल्व किस तरह से करते हैं, हमने पीछे कई बार जो है वो इस तरह की चीज़ें सॉल्व की हुई हैं। 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो हमारे पास 1 और इन दोनों का एलसीएम आता है यहाँ पे। तो एलसीएम अगर आप लोगे तो एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी, 5 इस तरह से। और फिर ये 5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 5 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 और साथ में जो है वो V एज इट इज़ लगा हुआ है ये वाला = V2। V ये जो 5 है जब 1 से मल्टीप्लाई माइनस होगा 1 से तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 और ये V मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ अपॉन में 5 और = V2। तो V2 की फाइनली हमारे पास क्या वैल्यू आई, V2 = 4/5 मल्टीप्लाइड बाई V। V को और इनकी जगह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 2 × 3 करो या 3 × 2 करो एक ही बात है, दोनों का आंसर 6 ही आएगा। तो इसलिए 4/5 V करो या फिर V × 4/5 करो एक ही बात है। तो ये हमारे पास जो V2 की वैल्यू आई है जो कि 4/5 है, यानी कि जो पानी के अंदर वॉल्यूम होगा इस वाले केस के अंदर, वाटर वाले केस के अंदर, वो कितनी वैल्यू होगी, 4/5 और टाइम्स V। और इसको सिंपली हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमने कैसे समझा था
ये वाली चीज़ कि 1/5 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि अगर टोटल वॉल्यूम आपका V है और इसके 5 हिस्से कर दो, 1 2 3 4 5, तो ये जो एक हिस्सा कहलाएगा ये 1/5 कहलाएगा। बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4, तो जो बाकी हिस्सा होगा वो 4/5 कहलाएगा। ज़ाहिर सी बात है, तो एक हिस्सा अगर इसका पानी के बाहर है तो 4 हिस्से अंदर होंगे, 4/5। तो इस तरह से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। और अगर मैथमेटिक्स के ज़रिए से कैलकुलेट करके लाना है तो उसको भी हमने पीछे जो देख लिया है। तो ये V2 की वैल्यू है। इसके अलावा जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है वो ये दी हुई है कि जो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू है वाटर की वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। हमने वहाँ पहले से लिखा हुआ है। ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है ये हमें दी हुई है उन्होंने 1.60, और यहाँ पे जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी का वो वाला फार्मूला यूज़ होगा ताकि हम डेंसिटी निकाल सकें इस लिक्विड की जो कि ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। तो अगर फार्मूला लगाएं यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का, इसकी डेंसिटी निकाल के लाने के लिए, तो क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या है आपके पास? 1, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो आपने निकालनी है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू है इसको जो है वो नीचे से दोबारा से लिख दो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी दी हुई है? 1.60 या फिर 1.6, एक ही बात है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो हमें निकालनी है क्योंकि हमें आगे चाहिए होगी, इसलिए जो हम लोग निकाल रहे हैं। और नीचे डेंसिटी ऑफ वाटर जो हमारे पास 1 होती है। तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आगे तो क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई जिससे भी होता है उसकी वैल्यू वही आती है। इसको लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो इसकी डेंसिटी की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या आई? 1.6, और साथ में जो यूनिट होती है डेंसिटी की वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1.60, भी लगाओ या ना लगाओ एक ही बात है। ये लगा दो चलो, अगर सवाल के अंदर उन्होंने लगाया हुआ है तो। और साथ में जो यूनिट होगी इसकी वो हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगी। यही वजह है कि हम लोग यहाँ पे CGS सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे हमारे पास वाटर की डेंसिटी आती है और वो 1 है। 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो जितने भी सवाल हैं हमारे पास 4 के 4, उसके अंदर अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है उन्होंने तो उसका मतलब वही उसकी डेंसिटी भी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी भी दी हुई है इसका मतलब डेंसिटी भी उसकी वही है, क्योंकि हम लोग CGS सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। और इसके अंदर जो CGS सिस्टम के अंदर वैल्यू होती है डेंसिटी ऑफ वाटर की वो 1 होती है, और नीचे जब 1 आएगा तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो वो एक ही वैल्यू आती है उसकी। इसका मतलब कि CGS सिस्टम के अंदर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल आ जाएगी डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट के, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है हमारे पास CGS सिस्टम के अंदर 1 होती है। 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो इसलिए ये चीज़ जो है हमारे पास आसान हो जाती है, तभी हमने CGS सिस्टम को जो है यहाँ पे फॉलो किया। ये हमारे पास डेंसिटी भी आ गई है इसकी। अब यहाँ पे जो है वो हमें अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लगाना है या फिर अपनी जो है वो एक वैल्यू जो है वो बनानी है ताकि आखिर में जो हम लोग कंपेयर कर सकें। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला इसके ऊपर लगाएंगे और फिर इसके ऊपर भी लगाएंगे और आखिर में जो कंपेयर करवाएंगे। और वो क्यों करवाएंगे या फिर कैसे करवाएंगे वो हम लोग जो वो देख लेंगे, साथ साथ ही जो वो समझते जाते हैं। अब सबसे पहले अगर यहाँ पे अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लगाया जाए तो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है? अपथ्रस्ट का जो फॉर्मूला है वो अभी हमने वहाँ पे जो भी लिखा तो किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम और साथ ही साथ जो आपके पास रॉ और मल्टीप्लाई बाय जी। और ये जो वॉल्यूम होता है यहाँ पे एक चीज़ दोबारा से यहाँ पे लिख लो कि ये वॉल्यूम इनसाइड वाला होता है। वॉल्यूम इनसाइड का मतलब कि वो पानी या फिर वो वॉल्यूम पानी का कि जो डिस्प्लेस हुआ है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट अगर दोबारा से दोहराओ तो उसके अंदर जो हमने वॉल्यूम रखा था उसके अंदर सिर्फ उतना वॉल्यूम रखा था जिसने पानी को डिस्प्लेस किया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग गौर से देखें तो सिर्फ कितना ऐसा वॉल्यूम है जो पानी को डिस्प्लेस कर रहा है वो V2 है। यानी कि टोटल वॉल्यूम इसका जो है वो पानी को डिस्प्लेस नहीं कर रहा, बल्कि थोड़ा सा जो इसका V2 है सिर्फ ये पानी को डिस्प्लेस कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो इनसाइड है यहाँ पे लगा दो कि जो भी वॉल्यूम आगे भी जितने अगर प्रॉब्लम आए उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ। तो जो वॉल्यूम पानी के अंदर होगा अपथ्रस्ट के फॉर्मूले के अंदर वो वाला वॉल्यूम इस्तेमाल होता है अगर आप अपथ्रस्ट की फोर्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे हो तो।
तो वॉल्यूम इनसाइड वाला इसके अंदर इस्तेमाल होता है जो पानी के अंदर डिप हुआ है, जिसने पानी को जो डिस्प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू डालें तो वो वाला कौन सा हमारे पास वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम है V2, जिसने पानी को जो डिस्प्लेस किया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आएगा इसकी वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास 4/5 टाइम्स ओरिजिनल वॉल्यूम है, जितना भी इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है। इसके बाद डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, उसको अभी नहीं देख रहे, तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर आएगी जो कि 1 है, और साथ में मल्टीप्लाई बाय जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम लोग यहाँ पे नहीं डाल रहे, इसको जी को जो है वो ऐसे ही रहने दो। तो ये हमारे पास अपथ्रस्ट की वैल्यू आई मल्टीप्लाइड बाय 1। जब मल्टीप्लाई होगा इन सबसे तो वही 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी, 1 डालो या ना डालो एक ही बात है। तो इसका जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जी, 4/5 V मल्टीप्लाई बाय जी, 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग तो ये हमारे पास अपथ्रस्ट की वैल्यू आई। और अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या इस वाले केस के अंदर इसके एक्चुअल वेट के बराबर नहीं है। अगर हम लोग न्यूटन का लॉ देखें जो हमने टेबल वाले के लिए पढ़ा था, टेबल वाले के लिए क्या पढ़ा था कि हमारे पास इसका वेट होता है, और अगर ये इक्विलिब्रियम के अंदर है यानी कि इसके ऊपर रेस्ट के अंदर पड़ा हुआ है, उसका मतलब क्या होगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट की जो वैल्यू है हमारे पास आपस में बराबर होती है। न्यूटन का लॉ में यही बताता है कि एक्शन और अगर हमारे पास रिएक्शन है वो दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड के अंदर और अपोजिट होते हैं डायरेक्शन के अंदर। और साथ ही साथ इक्विलिब्रियम के अंदर हमने ये देखा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट के अंदर है तो इक्विलिब्रियम की स्टेट या फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन हमें ये बताती है कि जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी उनका सम जो भी 0 के इक्वल आएगा, यानी कि वो इक्वेशन जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही होंगी। अब अगर इसकी एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देखें तो सवाल के अंदर उन्होंने हमें बताया हुआ है कि ये जो बॉडी है ये वाटर के अंदर फ्लोट कर रही है। फ्लोट करने का मतलब क्या कि इस तरह से वाटर के अंदर रेस्ट के अंदर है, वाटर के ऊपर रेस्ट के अंदर पड़ी हुई। फ्लोट करने का मतलब ये है कि उसके ऊपर रेस्ट के अंदर पड़ी हुई है। अब यहाँ पे भी इसका वेट होगा नीचे की तरफ, तो ये नीचे की तरफ क्यों जा रही है, क्योंकि अपथ्रस्ट की फोर्स लग रही है। अपथ्रस्ट की फोर्स जो लगेगी ऊपर की डायरेक्शन में लगेगी और ये दोनों इस केस के अंदर जो वो इक्वल होंगी। उसका मतलब कि वेट जो है वो अपथ्रस्ट की इक्वल है। तो यहाँ पे क्या हम लोग अपथ्रस्ट की जगह पे वेट लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि जो अपथ्रस्ट है ये वेट के ही इक्वल होगा इस बॉडी के, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। उसका मतलब वेट जो है वो हमारे पास आया 4/5 टाइम्स V और साथ में जो है मल्टीप्लाई बाय G। तो ये बोल दो कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम लोग दूसरी वाली केस के ऊपर जाने वाले हैं और दूसरे वाले केस के ऊपर भी जाके यही करेंगे कि वेट की इस तरह से वैल्यू लेके आएंगे और वैल्यू लेके आने के बाद आखिर में इन दोनों को कंपेयर करवा देंगे तो हमारे पास V1 डैश की जो वैल्यू आ जाएगी। अब इस वाले केस को अगर स्टार्ट करें तो इस वाले केस के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे तो कि जो अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर वो वही वाला लगेगा जो भी हमने यहाँ पे लगाया, और वो हमने देखा कि वो किसके इक्वल था, वॉल्यूम इनसाइड अपथ्रस्ट। यहाँ से लगा दो कि अपथ्रस्ट जो होता है वो हमारे पास वॉल्यूम इनसाइड द वाटर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, कि जिसके अंदर वो बॉडी फ्लोट कर रही है या फिर उसके अंदर गई हुई है, यानी कि यहाँ पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आएगी इस वाले। अब इसको नहीं देख रहे, अब इस वाले को देख रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय जी। अगर इसके अंदर वैल्यूज़ डालें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी V2 की वो किसकी इक्वल आएगी। अच्छा, अगर V2 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे यहाँ पे निकाली थी। पहले पुट कर दो कि अपथ्रस्ट जो है वो इक्वल आएगा वॉल्यूम इनसाइड जो है वो V2 डैश है और साथ ही साथ मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास ये इसकी वैल्यू है, पहले ऐसे लिख दो कि रो ऑफ L डेंसिटी ऑफ L मल्टीप्लाई बाय जी। अच्छा, अब इस V2 की अगर वैल्यू हम लोग निकालना चाहें तो क्या इस तरह से निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास वॉल्यूम 2 है वो इस तरह से आएगा। सबसे पहले तो इसका दोबारा से जो वॉल्यूम है वो V के इक्वल है फ़र्ज़ करो, और जो वॉल्यूम है वो किस तरह से आएगा V1 डैश जितना पानी के ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट होगा तभी हमने डैश लगाया है। लाजमी नहीं है कि इसके अंदर भी 5 या 1/5 का इसका जो फ्रैक्शन है वही पानी के जो है वो ऊपर हो। इसके अंदर थोड़ा सा है, इसके अंदर क्या पता ज़्यादा हो, क्या पता कम हो, क्या पता इसके अंदर जो हमारे पास पानी के अंदर बॉडी की हुई है वो वॉल्यूम ज़्यादा हो, लेकिन टोटल वॉल्यूम सेम रहेगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जितना भी वॉल्यूम पानी के बाहर है
उसको ऐड करो जितना भी वॉल्यूम पानी के अंदर है, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आएगा। इस वाली इक्वेशन से हम जो है वो टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं। और हमें V2 की वैल्यू चाहिए, तो V2 की वैल्यू निकालने के लिए ये V1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ, और V माइनस का V1 डैश इक्वल होगा V2 के। ये V2 की वैल्यू है, इसको यहाँ पे लिख लो कि V2 की जो हमने वैल्यू निकाली है, इस V2 की वैल्यू इस तरह से निकाली है कि टोटल वॉल्यूम माइनस का V1 डैश, कि जितना भी हमारे पास पानी ऊपर है आप उसको माइनस कर दो इसके टोटल वॉल्यूम में से, तो क्या होगा, आपके पास V2 बचेगा। यानी कि आपके पास टोटल वॉल्यूम, या फिर फ़र्ज़ करो कि एक चीज़ जो है वो इतनी है और इतनी जो है वो बाहर है, पानी से बाहर है, इतनी पानी से बाहर है, और आपको बताना है कि ये वाली जो आपके पास लेंथ आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितनी है, तो कैसे बताओगे। अगर आपको मैं बता दूं कि ये जो टोटल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये 6 है, और ये जो इस वाले पॉइंट से बाहर है इसकी वैल्यू आपके पास 2 है, तो ये कितनी होगी जो बच जाएगी। आप फ़ौरन से बताओगे 4, तो 4 किस तरह से आया होगा, टोटल को माइनस किया होगा जितनी भी बाहर है पानी के, 6 माइनस का 2, तो आपके पास 4 आया होगा। तो वो यहाँ पे भी किया हमने कि टोटल जितना भी था हमारे पास उसको माइनस करवा दिए जितना बाहर था, तो हमारे पास जितना अंदर है उसकी वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। तो ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे लगाया है, तो इससे V2 डैश की वैल्यू हमें पता लगी है। अब अगर V2 डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, तो V2 डैश की वैल्यू पुट करने के बाद और रॉ की वैल्यू पुट करने के बाद, यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, अब थ्रस्ट जो है वो इक्वल आएगा V2 डैश की जगह पे V माइनस का V1 डैश मल्टीप्लाइड बाय जो हमारे पास इसकी वैल्यू 1.60 है, तो 1.60 और मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास G एज इट इज़। अब यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1.6 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, अब थ्रस्ट इज इक्वल्स टू 1.60 V, जब ये 1.6 इससे मल्टीप्लाई होगा, और जब ये 1.6 V1 से मल्टीप्लाई होगा V1 डैश से, तो 1.60 V1 और साथ में डैश, और साथ में जो हमारे पास G है फ़िलहाल उसको एज इट इज़ बाहर ही रहने दो। क्या किया हमने कि सिर्फ 1.60 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये मल्टीप्लाई होगा पहले V से, ये वाला आंसर आएगा, फिर ये 1.60 जो है मल्टीप्लाई होगा V1 डैश से, तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। अच्छा, अब इस केस के अंदर भी जो ये चीज़ है ये फ्लोट कर रही है इसके ऊपर, और फ्लोट करने का मतलब यही है कि हमारे पास जो अपथ्रस्ट की वैल्यू होगी वो बराबर होगी वेट की वैल्यू के, तभी यहाँ पे ये फ्लोट कर रही है, फिर इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो इस अपथ्रस्ट की जगह पे भी मैं जो है वो W पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे रेफरेंस देने के बाद कि जो हमारे पास अपथ्रस्ट की वैल्यू है वो इक्वल है वेट के, यहाँ से हमने देखा, तो यहाँ पे W हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसको बोल दो कि ये जो हमने इक्वेशन बनाई ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब ये भी वेट ऑफ द बॉडी है, ये भी वेट ऑफ द बॉडी है, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा सकते हैं। यानी कि ये जो है तो पूरे का पूरा ये भी वेट ऑफ द बॉडी देगा हमें, और ये जो इक्वेशन है ये भी वेट ऑफ द बॉडी है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल होंगे। इस तरह के भी पीछे हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के अंदर जो चीज़ है ये वाली की हुई है कि कंपेयर करवा लिया, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। मैथमेटिक्स की एक जो है वो यहाँ पे प्रॉपर्टी है ये वाली। तो इन दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करवाएं, लिखें यहाँ पे कि बाय कंपेयरिंग 1 and 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करवाने से क्या होगा कि 4/5 टाइम्स V मल्टीप्लाइड बाय G जो है वो इक्वल आएगा हमारे पास 1.60 टाइम्स V माइनस का 1.60 टाइम्स V1 का डैश और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास G। ये G इस G से कैंसिल हो जाएगा, तभी हमने इसकी वैल्यू जो है वो पुट नहीं की, ताकि ये जो यहाँ पे कैंसिल हो जाए और हमारी जो कैलकुलेशन है वो इतनी ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स ना हो, देखिए वैल्यूज़ जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। तो इसलिए ये आपस में कैंसिल हो गए यहाँ पे, इज इक्वल टू कि एक तरफ है दोनों, या फिर इसको इधर लेके जाओगे तो ये डिवाइड होगा और डिवाइड में दोबारा से कट जाएंगे, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने इसको काट दिया। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ बनी, या फिर फाइनल जो इक्वेशन बनी वो क्या बनेगी, 4/5 टाइम्स V इज इक्वल्स टू 1.60 टाइम्स V माइनस का 1.60 टाइम्स
V1 डैश, हमें V1 डैश की वैल्यू निकालनी है। V1 डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी कि ये जो V1 डैश है आप इज इक्वल टू के इस तरफ ले आओ और इसको जो है वो इस तरफ ले जाओ। ये यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जब ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करके वहाँ जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। यानी कि सिर्फ हम इनकी प्लेसेस चेंज कर रहे हैं, जगह चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा कि 1.60 V1 डैश इक्वल्स टू 1.60 टाइम्स V माइनस का 4/5 टाइम्स V। अब अगर इन दोनों में से V को दोबारा से आप कॉमन लें, V कॉमन लेने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कहीं से जो वो मिटाना पड़ेगा। यहाँ से ये जो हम लोग मिटा रहे हैं, ये वाली चीज़ डाटा के अंदर जो हमने बनाई, ये चीज़ हम लोग मिटाने वाले, और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि इसको सॉल्व कर लें। तो इन दोनों में से जब V कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, 1.60 टाइम्स V1 का डैश एज इट इज़ इस साइड पे, और यहाँ पे हमारे पास जब V1 कॉमन चला जाएगा तो 1.6 बचेगा, 1.60 माइनस का 4/5, और हमने V को जो है वो कॉमन ले लिया। V इसमें से कॉमन आया तो यहाँ पे सिर्फ 1.60 बचा माइनस का साइन, और इस वाली टर्म में से जब V कॉमन लिया तो यहाँ पे 4/5 बचा। अब दोबारा से जो है वो एलसीएम होगा इसका, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 5 और 1 का एलसीएम लोगे, फिर 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस 1.60 से, तो 5 जब मल्टीप्लाई होगा 1.60 से तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 8, और माइनस का जो है वो आपके पास आगे 4 है, 8 माइनस का 4 और साथ में जो है वो V। 1.60 टाइम्स V1 डैश इक्वल्स टू 8 माइनस होगा जब आपके पास 4 से तो ऊपर 4 बचेगा, और नीचे जो 5 और V जो इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4/5 और साथ में आपके पास V। अब ये जो 1.60 है ये वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड जब इनसे होगा तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा। ये भी मिटाना पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ पे V1 डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4/5, और ये 1.6 भी आके इनसे डिवाइड हो जाएगा, तो 1.60 और साथ में टाइम्स V, और जब इसको आप सॉल्व करोगी तो आपके पास आंसर क्या आएगा कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.60, 8, दोबारा से नीचे 8 आया, और V, और 4 1 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8। इसका मतलब जो फाइनली आपके पास आंसर आ रहा है V1 डैश का वो 1/2 टाइम्स V आ रहा है, या फिर इसको आप 0.5 टाइम्स V भी बोल सकते हो, आधा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इस वाले पानी से निकाल के इस सॉलिड बॉडी को इस वाले लिक्विड के अंदर डालोगे तो क्या होगा कि इसका आधा वॉल्यूम बाहर होगा पानी के, आधा वॉल्यूम अंदर होगा पानी के। 1/2 का मतलब यही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आधा पानी के ऊपर होगा, आधा पानी के बाहर होगा, इस तरह से। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10.7, जो थोड़ा सा जो था वो कॉम्प्लेक्स था, और हमने जो अपने कॉन्सेप्ट्स लगा के सॉल्व करने की कोशिश की। तो बुक के अंदर भी जो आंसर है वो शायद यही वाला है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 10.7। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जो कि 10.8 है, और उसको भी देखते हैं कि वो हमें क्या बता रहा है। और जी, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम 10.8 है, और इसके अंदर वो हमें बोल रहे हैं कि एक कॉर्क है हमारे पास जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो 0.15 है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने देखा कि सीजीएस सिस्टम के अंदर डेंसिटी के ही इक्वल आती है। तो इसकी हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी जो है वो हमें दी हुई है इतनी, और बोल रहे हैं कि ये फ्लोट कर रहा है वाटर की सरफेस के ऊपर या फिर वाटर के ऊपर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.025। यहाँ पे जो वाटर इस्तेमाल हुआ है उसकी जो ग्रेविटी है स्पेसिफिक वो 1 नहीं है, बल्कि 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब ये प्योर नहीं होगा। ये जो हमारे पास डेंसिटी होती है वाटर की 1, ये बिल्कुल प्योर वाटर के लिए होती है। यहाँ पे जो वाटर इस्तेमाल हो रहा है इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है ये 1 नहीं है, बल्कि 1 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ये कॉर्क
जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं कि इतनी है। ये वाटर है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर डेंसिटी हम लोग बोल सकते हैं कि इतनी है CGS सिस्टम के अंदर। और बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास कॉर्क है ये 10 सेंटीमीटर क्यूब, ये 10 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो अबव द सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अ कॉर्क ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी फ्लोट्स इन द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अबव द सरफेस। और इसको अगर विजुलाइज करने की यहाँ पे कोशिश करें तो विजुलाइज ये इस तरह से होगा कि ये हमारे पास कॉर्क है या फिर ये कंटेनर है जिसके अंदर वाटर मौजूद है, वाटर मौजूद है यहाँ पे हमारे पास, और इसकी सरफेस के ऊपर या फिर यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक कॉर्क है। और कॉर्क क्या होता है ये शायद हमने बुयंसी के अंदर उसकी एग्जांपल के अंदर जो है वो डिस्कस किया हुआ था कि कॉर्क हमारे पास लकड़ी का एक पीस होता है जो बोतल के ऊपर लगाने के लिए काम आता है। आपने केमिस्ट्री लैब्स वगैरह के अंदर जो वो देखा होगा, इस तरह का कुछ होता है जो कि बोतलों के ऊपर जो लगाने के लिए काम आता है, इस तरह से बोतलों को बंद करने के लिए, या फिर पीस होता है ये वुड का है। तो बोल रहे हैं कि ये हमारे पास कॉर्क है और कितना पानी के ऊपर ये इसका वॉल्यूम कितना पानी के ऊपर है, या फिर ये कितना पानी के ऊपर जो वो फ्लोट कर रहा है, इतना, इस तरह से। ये हमारे पास कॉर्क है और इतना जो है इसका वॉल्यूम पानी से बाहर है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर, 10 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर 10 सेंटीमीटर क्यूब एक ही बात है। क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब दोनों एक ही चीज़ है। इसको क्यूबिक सेंटीमीटर पढ़ो या फिर सेंटीमीटर क्यूब पढ़ो एक ही बात है। तो इसका ये वॉल्यूम है जो पानी की जो है वो हमारे पास ऊपर है, और कुछ इसका वॉल्यूम जो है वो अंदर भी होगा, जाहिर सी बात है। इसको आप बोल दो कि वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, वी इनसाइड, और इसको बोल दो कि जो ये वाला जो वॉल्यूम है ये अबव है, वी ए, यहाँ पे लिख दो कि ये वाला जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम अबव द सरफेस है। अब बोलने की कैलकुलेट करके बताओ आप मास ऑफ द कॉर्क, कॉर्क जो है वो आपका इसका मास कितना है। डाटा अगर हम लोग बनाएं यहाँ पे दोबारा से इसका, तो डाटा के अंदर सबसे पहले उन्होंने हमें डेंसिटी दी हुई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखो या डेंसिटी लिखो एक ही बात है। डेंसिटी दी हुई है कॉर्क की सी की 0.15, डेंसिटी दी हुई है में वाटर की जो कि 1.025 है। इसके अलावा जो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि जो इसका वॉल्यूम है अबव द लिक्विड या अबव द सरफेस वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। और बोला हुआ है कि आप निकाल के बताओ इसका मास। फाइंड के अंदर आपको करने को वो लोग बोल रहे हैं कि आप इसका मास कैलकुलेट करके बताओ, ये जो कॉर्क है इसका मास कैलकुलेट करके बताओ। और इस डाटा को इस्तेमाल करते हुए हम मास कैसे बता सकते हैं, क्योंकि ये डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी के फॉर्मूले के अंदर हमें पता है कि मास आता है। डेंसिटी जो है वो या फिर रॉ इसका सिंबल इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम की। मास की जो वैल्यू आएगी या फिर जिस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं मास को, वो इस तरह से कर सकते हैं कि कॉर्क की डेंसिटी हो, पता है हमें कॉर्क की डेंसिटी, और साथ में वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करवा दें। ये इज इक्वल टू को साइन कॉस करके वहाँ जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास इस तरह से निकल सकता है। लेकिन इसके लिए इस वाले फॉर्मूले को लगा के मास कैलकुलेट करने के लिए आपके पास वॉल्यूम होना चाहिए पूरे का पूरा, कि जो हमारे पास पूरे का पूरा कॉर्क है इसका पूरा वॉल्यूम कितना है। पूरा वॉल्यूम हमें नहीं पता, उन्होंने सिर्फ हमें इतना बताया कि जो ऊपर निकला हुआ है सरफेस से वॉल्यूम वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है। बाकी पूरा वॉल्यूम जो आपको खुद कैलकुलेट करना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसका पूरा वॉल्यूम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब दोबारा से फ़र्ज़ करो कि जो वॉल्यूम इनसाइड है, पानी के अंदर है, वो अगर आपको उसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप कैसे निकाल सकते हो। हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि लेट करो कि v जो है वो पूरे का पूरा हमारे पास उसका वॉल्यूम है। यहाँ लिखो कि लेट, इसको 3 पार्ट्स के अंदर जो वो तोड़ दो, और लिखो कि लेट के v जो है वो इसका वॉल्यूम है इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉर्क, इसका वॉल्यूम है कॉर्क का। अब जो वॉल्यूम अबव है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम इसकी जो वैल्यू वो निकाल सकते हैं v इनसाइड की। तो यहाँ पे लिखेंगे कि टोटल वॉल्यूम किस तरह से आ सकता है, जितना भी ऊपर है और जितना भी नीचे है इन दोनों को ऐड कर दो। जैसे पिछले वाले सवाल के अंदर हमने किया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी।
अब वैल्यू ये जो वॉल्यूम अबव है सरफेस के वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है, और प्लस का वी आई का जो हमारे पास फार्मूला इससे बनेगा वो कैसे बनेगा, वो इसकी जो वैल्यू बनेगी वो क्या आएगी, इज इक्वल्स टू ये 10 यहाँ पे जाएगा इज इक्वल टू को साइन क्रॉस करके तो माइनस में हो जाएगा, वी अपनी जगह पे और माइनस का 10, ये वी आई की वैल्यू बनी। और ये हमने क्यों निकाली, क्योंकि इस वाले फार्मूले के अंदर डालनी है, क्योंकि इसी से जो है वो हम लोग वी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर अपथ्रस्ट की वैल्यू यहाँ पे लगाएं और अपथ्रस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं, उसकी वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकलेगी, अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड मल्टीप्लाइड बाय रॉ ऑफ द लिक्विड, लिक्विड चूँकि यहाँ पे वाटर है तो इसलिए वाटर की डेंसिटी, और मल्टीप्लाई बाय जी। अब यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ अगर पुट करें तो वी आई की वैल्यू है हमारे पास वी माइनस का 10, जो हमारे पास रॉ की वैल्यू है वो कितनी है, वाटर की 1.05 तो 1.05, 1.025 तो 1.025, और साथ में मल्टीप्लाई बाय जी एज इट इज़। ये अपथ्रस्ट की हमने एक इक्वेशन बना ली, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो थोड़ा सा और जो है ये क्लियर हो जाएगा, या फिर थोड़ा सा और एक इक्वेशन के अंदर हमारे पास आ जाएगा कि ये 1.025 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करा दो, v से भी और 10 से भी। v से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.025 टाइम्स v, और माइनस का 10 जब मल्टीप्लाई होगा इससे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10.25 और मल्टीप्लाई बाय g। और ये जो g है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि ब्रैकेट लगाना लाजमी है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बनी, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई जो कि अपथ्रस्ट की बनी है। अब अगर हम एक्चुअल वेट कैलकुलेट करना चाहें इस वाले हमारे पास जो कॉर्क है इसका, तो इसका एक्चुअल वेट कितना है, फिर वेट सिंपली कितना है, तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वेट का जो हमने फार्मूला पढ़ा किसके इक्वल होता है, m इंटू जी के। वेट का फार्मूला हमारे पास m इंटू जी के इक्वल होता है। अगर यहाँ पे मैं v को मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूँ तो मैथमेटिक्स का उसूल है, या फिर मैथमेटिक्स ने हमें जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, हम कुछ भी करवा सकते हैं इक्वेशंस के साथ। फ़र्ज़ या फिर यहाँ पे जो हमारे पास शर्त ये है कि जो इक्वेशन है ये बैलेंस होनी चाहिए, तो वो बैलेंस ही रहेगी। मास यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय वी डिवाइड बाय वी और मल्टीप्लाई बाय जी, जी अपनी जगह पे m अपनी जगह पे, ये सिर्फ चीज़ हमने ऐड की है, और इक्वेशन बैलेंस है कैसे कि v से कट जाएगा, v से कटेगा तो 1 आएगा, और 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही mg आएगा। तो इसको ऐड करवाने से कोई मतलब इक्वेशन के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें फ़ायदा ये होगा कि जो मास और अपॉन में वॉल्यूम है ये किसके इक्वल होता है, मास अपॉन वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है डेंसिटी के, कहीं पे इसका फॉर्म ये रहा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम रिप्लेस कर दें रॉ से तो यहाँ पे आ जाएगा रॉ, और चूँकि वेट हम लोग निकालने कॉर्क का, तो यहाँ पे रॉ ऑफ द कॉर्क मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ द कॉर्क, वी वॉल्यूम ऑफ द कॉर्क, और मल्टीप्लाई बाय जी, ये एक्चुअल वेट का या फिर वेट सिंपली वेट का जो हमने फार्मूला यहाँ पे बनाया। अब अगर इसके अंदर वैल्यू डालें हम लोग इसकी डेंसिटी की, तो इसकी डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे कैसे पुट होगी कि v इज इक्वल्स टू डेंसिटी की वैल्यू 0.15 मल्टीप्लाई बाय v एज इट इज़, क्योंकि हमें यही निकालना है तो इसको ऐसे छोड़ दिया, और मल्टीप्लाई बाय g। ये हमारे पास इक्वेशन बनी इक्वेशन नंबर 2, इसको बोल दो कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। और अब वही केस दोबारा से हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं कि ये अगर फ्लोट कर रहा है इसके ऊपर, तो इसका मतलब इसका वेट यानी कि एक्चुअल वेट और जो अपथ्रस्ट की फोर्स लग रही है इसके ऊपर, ये दोनों हमारे पास बराबर होंगी, तभी तो ये रेस्ट के अंदर यूँ पड़ा हुआ है इसके अंदर इक्विलिब्रियम के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि कंपेयरिंग 1 और 2 इक्वेशंस को अगर हम लोग कंपेयर करवाएं तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी ये वाली साइड पूरी की पूरी इस वाली साइड के बराबर, कि 0.15 टाइम्स v मल्टीप्लाइड बाई जी इज इक्वल्स टू ब्रैकेट के अंदर 1.025 टाइम्स v माइनस का 10.25 और मल्टीप्लाई बाई जी। दोबारा से g कैंसिल, तभी इसकी वैल्यू हमने पुट नहीं की थी, हमें पता था ये कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी कि
0.15 v, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों तो मल्टीप्लाई करवा दो। फिर 1.025 v और माइनस का 10.25 v की वैल्यू यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कि ये वाली चीज़ वहाँ ले जाओ और वो जो है वो यहाँ पे ले आओ। इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में। ये इज इक्वल टू का साइन क्रॉस करेगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस में। सिंपली इसको यहाँ लेके जा रहे हैं, इसको यहाँ लेके आ रहे हैं, तो 10.25 इक्वल आएगा हमारे पास 1.25 v और माइनस का 0.15 साथ में v। इन दोनों को जब आप माइनस करवाओगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी कि 1.025 माइनस का 0.15, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.875 v, क्योंकि दोनों v थे, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सेम उसी तरह जिस तरह आपके पास यूँ लिखा हो कि x प्लस एक्स, तो ये 2x के इक्वल होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये भी v है, ये भी v है, दोनों ऐड हो सकते हैं, तो ऐड कर दिया हमने। या फिर यूँ भी कर सकते हो कि इसके अंदर भी v आ रहा है, इसके अंदर भी v आ रहा है, v को कॉमन ले लो और अंदर जो सिर्फ नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो, फिर भी जो आंसर आपके पास वो यही आएगा। तो इनको ऐड करने के बाद आंसर हमारे पास ये है, और यहाँ पे जो है हमारे पास 10.25 है। हमें सिर्फ v चाहिए, तो ये जो 0.875 है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड होने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो v का आएगा। v इज इक्वल्स टू 10.25 डिवाइडेड बाई 0.875, तो आप इसको डिवाइड करवाओ 10.25 को जब इस 0.875 से, तो आपके पास आंसर आएगा 11.7142 मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम लोग जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो CGS सिस्टम है। सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आई है। अब वॉल्यूम की वैल्यू आ गई तो इस वाली इक्वेशन के अंदर डाल दो, आपके पास मास आ जाएगा, और इसके अंदर से हम लोग मास जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वाली इक्वेशन के अंदर अगर डालें तो मास की वैल्यू इक्वल आएगी रॉ की वैल्यू कितनी है कॉर्क के लिए 0.15 इंटू जो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है मास की, वो इसके अंदर डालो तो 11.7142, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो आपके पास मास आ जाएगा कॉर्क का, और वो किसके इक्वल आ रहा है 11.7142 और मल्टीप्लाई बाय 0.15, जो आपके पास आंसर आएगा वो इक्वल आ रहा है 1.757 और 13, बस इतना बहुत है ग्राम। ये फाइनली आपके पास आंसर है मास का, कि ये जो हमारे पास कॉर्क है इसका मास इतना होगा। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 10.8, और इसी तरह फिर जो दो मज़ीद इसके प्रॉब्लम रह गए हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं, उनको देखते हैं कि वो क्या है। प्रॉब्लम नंबर 9 जो है वो एक तरह की डेरिवेशन है, यानी कि उसके अंदर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं दी हुई, यानी कि कोई नंबर वगैरह नहीं दिए हुए, बस सिर्फ आपको एक सवाल दिया और बोला है कि इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो वो एक किस्म की डेरिवेशन ही है। तो उसको प्रूफ करते हैं और उसके बाद फिर सबसे आखिरी प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, जो कि हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10 है जी। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम 10.9 है, और ये एक किस्म की हमारे पास डेरिवेशन भी है, जिसके अंदर हमें वो बोल रहे हैं कि एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी कैपिटल D है, और उसको छोड़ा गया जब फ्री एक लिक्विड के अंदर जिसकी डेंसिटी स्मॉल d थी, और इस तरह से कि ये जो हमारे पास पहली वाली बॉडी है सॉलिड, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ग्रेटर है, कैपिटल वाला जो D है इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, और ये जो स्मॉल वाला D है इसकी वैल्यू कम है। इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड की जो डेंसिटी है, कि जिस लिक्विड के अंदर हमने इस सॉलिड बॉडी को छोड़ा है, फेंका है, मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास लिक्विड था और ये एक सॉलिड बॉडी थी जिसकी डेंसिटी D थी। इस लिक्विड की जो हमारे पास डेंसिटी थी वो स्मॉल d थी, और इस तरह से कि ये वाली वैल्यू बड़ी थी, इसकी जो वैल्यू ये छोटी थी। ज़ाहिर सी बात है कि अगर ये सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा है लिक्विड की डेंसिटी से, तो ये इसके अंदर सिंक कर जाएगा, यानी कि डूबेगा। अब बोल रहे हैं कि प्रूफ करो कि जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है ऑफ द बॉडी वाइल सिंकिंग, कि जैसे हमने इसके ऊपर यहाँ पे रखा इसको और छोड़ा, तो ज़ाहिर सी बात है ये नीचे की तरफ जाएगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, और जो जिस फोर्स से ये नीचे की तरफ जा रहा है
उसकी जो एक्सेलरेशन है, यानी कि जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ जा रहा है, सिंक होता जा रहा है इस लिक्विड के अंदर, इज़ गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ये आप प्रूफ करके लेके आओ, ये आपने जो प्रूफ करनी है। अब जो आर्शिमिडस प्रिंसिपल हमने पढ़ा, जो एनालिटिकल ट्रीटमेंट हमने पढ़ा आर्शिमिडस प्रिंसिपल का, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स वही यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग फोर्सेस को देखेंगे कि इनके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही होती हैं। आपने अगर पुली वाले केसेस किए हो तो पुली के केसेस के अंदर भी हमारे पास मोशन की या फिर डाउनवर्ड मोशन की या फिर जो भी मोशन है उनकी, उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी होती है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग किस तरह से निकालते हैं, हम फोर्सेस को देखते हैं कि कितनी फोर्सेस उनके ऊपर लग रही हैं, और फिर नेट फोर्स देखते हैं कि नेट फोर्स कितनी ऐसी नेट फोर्स है जो उसको नीचे की तरफ लेके जा रही है या फिर मूव करवा रही है। सबसे पहले तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी नीचे वेट की, तो इसको नीचे की तरफ खींचेगी। दूसरी जो फोर्स लगेगी अप थ्रस्ट की लगेगी, क्योंकि इसको ऊपर की तरफ पुश करेगी, इस तरह से ऊपर की तरफ फेंकेगी। इस केस के अंदर हमारे पास अप थ्रस्ट की फोर्स कम है, वेट की फोर्स उस बॉडी की ज़्यादा है, तभी नीचे की तरफ जा रहा है। यही हम जो वो ऑब्ज़र्व करते हैं। तो यहाँ से अगर सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो बताएंगे टू फोर्सेस जो है वो इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं। टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सबसे पहली जो हमारे पास इसकी वेट की फोर्स है, दूसरी जो हमारे पास इसकी अप थ्रस्ट की फोर्स है। अब अगर मोशन देखें हम लोग इसकी बॉडी की, तो ये नीचे की तरफ जा रही है, और वही उन्होंने सवाल के अंदर बताया, वो नीचे की तरफ जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है। तो अगर यहाँ पे लिखें कि फॉर मोशन ऑफ द बॉडी, हमें पता है कि जो हमारे पास नेट फोर्स होती है वो किसके इक्वल आती है, बड़ी वाली फोर्स माइनस कम वाली फोर्स, छोटी वाली फोर्स। इसका मतलब वेट ऑफ द बॉडी माइनस का अप थ्रस्ट। और वैसे भी खुद भी देखें, वेट नीचे की तरफ लग रही है, अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ लग रही है, लेकिन बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। तो कितनी ऐसी फोर्स होगी जिससे वो नीचे की तरफ जा रही होगी, वो नेट फोर्स कहलाएगी। फिर से वही एग्जांपल जो हम लोग अक्सर लेते हुए आते हैं, यहाँ जो है वो 10 न्यूटन का बंदा फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, और यहाँ जो है वो हमारे पास फ़र्ज़ करो कि 3 न्यूटन की फोर्स जो लगा रहा है कोई और बंदा, तो ये बॉडी कहाँ जाएगी, जाहिर सी बात है नीचे की तरफ जाएगी, जिस तरफ ज़्यादा फोर्स है। कितनी ऐसी फोर्स से जाएगी नीचे की तरफ, या फिर कितनी वैल्यू होगी फोर्स की जिससे वो नीचे की तरफ जाएगी, वो 10 थोड़ी होगी, क्योंकि 10 जो इसकी न्यूटन की फोर्स है उसमें से ये भी तो माइनस होगी, ये भी तो कुछ नहीं कि कुछ ना कुछ जो है फोर्स लगा रहा है इसके ऊपर। तो इसका मतलब ये होगा कि वो 7 न्यूटन की फोर्स से नीचे की तरफ जा रही होगी, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा इसमें से। तो कैसे आया होगा, बड़ी वाली को माइनस करवा के छोटी वाली में से 10 माइनस का 3 7 न्यूटन। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है कि जो ज़्यादा वाली फोर्स है हम उसको माइनस करेंगे कम वाली फोर्स से, तो हमारे पास नेट फोर्स आएगी, यानी कि वो वाली फोर्स जो इसको नीचे की तरफ लेके जा रही होगी। इसे हम लोग अपरेंट फोर्स भी बोलते हैं या फिर नेट फोर्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन का सेकंड लॉ हमें पता है कि F जो होता है वो ma के इक्वल होता है, W होता है जो वो mg के इक्वल होता है, और अब थ्रस्ट का जो हमने फार्मूला पढ़ा वो किसके इक्वल पढ़ा, v, और साथ में रॉ ऑफ द लिक्विड यानी कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और साथ में जो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय जी। अगर सारी की सारी वैल्यूज़ डालें तो फोर्स की जगह पे ma, W की जगह पे mg, और माइनस का अप थ्रस्ट की जगह पे ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्या बोलते हैं, ये जो हमारे पास बॉडी है इसका वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। और लिक्विड की डेंसिटी क्या है उन्होंने जो दी हुई है, स्मॉल डी, और इसके बाद हमारे पास जो है मल्टीप्लाई बाय जी। जो लिक्विड की डेंसिटी थी वो हमने यहाँ पे लिखा था कि स्मॉल डी है, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू डाल दी, साथ में जी जो है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है आप कि कितनी एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जा रही है, तो ये m को वहाँ ले जाके दोनों से डिवाइड करवा दो। m वहाँ जाएगा तो जितने भी हमारे पास पूरी की पूरी राइट हैंड साइड है सबसे डिवाइड हो जाएगा। mg माइनस का v0 d और मल्टीप्लाइड बाय जी, यहाँ भी आके डिवाइड होगा और यहाँ भी आके डिवाइड होगा, दोनों से डिवाइड होगा। इसके बाद ये m आपस में कैंसिल, और हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी कि g माइनस का v0 और साथ में d इंटू जी और अपॉन में m। g इस वाली टर्म में भी आ रहा है, इस वाली टर्म में भी आ रहा है, दोनों में से अगर कॉमन लें तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी,
यहाँ से अगर जी हम लोग बाहर ले जाए तो इस वाले टर्म में क्या चीज़ बचेगी, 1, तो वही 1 आ गया। माइनस का वी नॉट और अपॉन में एम वी नॉट या फिर वी वेलोसिटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट और साथ में जो वो डी। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने ये देखनी है कि अगर इस सॉलिड ऑब्जेक्ट की मैं डेंसिटी निकालना चाहूँ तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, रॉ का फॉर्मूला होगा मास अपॉन वॉल्यूम, जो अभी पीछे भी हमने देखा। और जो डेंसिटी इन्होंने हमें दी हुई है इसके अंदर या फिर जिस चीज़ से डिनोट किए वो कैपिटल डी से डिनोट की हुई है, तो यहाँ पे कैपिटल डी लगा दो। ये डेंसिटी ऑब्जेक्ट की हमारे पास इस तरह से आएगी, मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं यूँ करूँ कि इसको उलट दूँ तो ये वाली चीज़ भी उलट जाएगी, यानी कि 1/d जो है वो इक्वल आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यही चीज़ जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो क्या इसको हटा के मैं 1/d लगा सकता हूँ? लगा सकते हैं, क्योंकि ये वाली सेम चीज़ है यहाँ पे। इसकी जगह पे आप ये भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर ये यूज़ करेंगे हम लोग तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 1 माइनस का d अपनी जगह पे और इसकी जगह पे जो है 1/D और इंटू जो है वो आपके पास g। ये d 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वही d आ जाएगा, 1d से मल्टीप्लाई होगा स्मॉल तो d आ जाएगा। और ये चीज़ जो है हमने प्रूफ कर दी कि जो एक्सेलरेशन है आपके पास, जिस एक्सेलरेशन से वो बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही होगी वो इसी चीज़ की इक्वल होगी जो उन्होंने सवाल में हमें दी हुई थी। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 10.9 और आखिरी प्रॉब्लम रह गया इसका, उसे भी सॉल्व करते हैं और ख़त्म करते हैं इसके जो हमारे पास प्रॉब्लम है सारे में। जी तो ये हमारे पास प्रॉब्लम 10.10 है और सबसे आखिरी प्रॉब्लम है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 10 का। और ये इसके अंदर जो है वो ये मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, मुश्किल भी है पिछले वालों से और थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्टिंग भी है, मतलब मज़ा आएगा इसको करने में। बोल रहे क्या है कि हमारे पास एक ब्लॉक है वुड का जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास 0.85 है, वो फ्लोट कर रहा है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर। ये हमारे पास सरफेस ऑफ वाटर थी और इसके ऊपर एक वुडन ब्लॉक जो है वो फ्लोट कर रहा था। और इस वुडन ब्लॉक की जो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दूसरे लफ्ज़ों के अंदर ये साथ साथ डाटा भी बनाते जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों के अंदर अगर ये बोले हम लोग कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब कि डेंसिटी, क्योंकि CGS सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो डेंसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, वुडन ब्लॉक बोलो या फिर ब्लॉक बोल दो, B से जो वो डिनोट करते हैं उसको, डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक ये दी हुई 0.85 और ये हमारे पास फ्लोट कर रहा है वाटर के अंदर। तो वाटर की भी डेंसिटी यहाँ पे हमें पता है कि कितनी होती है, सवाल के अंदर उन्होंने नहीं दी हुई क्योंकि पीछे उन्होंने दे दी थी और वैसे भी हमें पता है कितनी होती है 1, साथ में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लगाना तो लगा दो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट है इनकी। अच्छा ये वाटर के ऊपर मज़े में जो है वो फ्लोट कर रहा था। फिर क्या हुआ कि सम केरोसिन ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.82, केरोसिन ऑयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी थी 0.82 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको क्या किया हमने कि इस पोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ से जो है वो केरोसिन ऑयल यानी कि मिट्टी का तेल जो है इसके ऊपर फेंकना स्टार्ट कर दिया या फिर इसके अंदर डालना जो वो स्टार्ट कर दिया। कब तक? इस पोर्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर अंटिल द ब्लॉक जस्ट इमर्ज्ड, कि जब तक ब्लॉक जो है वो बिल्कुल इमर्ज ना हो जाए इस तरह से यानी कि जो केरोसिन ऑयल की आखिरी लेयर होगी वो इसके साथ मिल गई होगी। ये पूरे का पूरा हमारे पास केरोसिन ऑयल है और केरोसिन ऑयल की ये प्रॉपर्टी है, फिर ऑयल की ये प्रॉपर्टी है कि वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता, वो नॉन पोलर है और वाटर जो है हमारे पास पोलर है, इसलिए जो है वो आपस में डिज़ोल्व नहीं होते। अगर आप पोर करोगे भी इसके ऊपर, मतलब डालोगे भी केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, तो वो इस तरह से ऊपर ऊपर जो है तैरेगा। तो ये सिचुएशन होगी। उसके बाद अब बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करके बताओ व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ब्लॉक लाइंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन द सेकंड केस। इसी केस के अंदर हमारे पास कितना फ्रैक्शन पानी के अंदर है इस वाले ब्लॉक का, यानी कि इस V, इसको 2 बोलो या 1 बोलो एक ही बात है। चलो इसको जो है वो हम लोग बोल देते हैं कि ये
V2 है जो पानी के अंदर जो है वो डूबा हुआ है, पानी के अंदर गया हुआ है। और ये जो है हमारे पास V1 है जो कि केरोसिन ऑयल के अंदर जो है वो डिप हुआ हुआ है, फिर मर्ज हुआ हुआ है। बोल रहे हैं कि ये जो V2 है इसकी वैल्यू क्या है असल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट से। अगर हम लोग इसको देखें, जैसे हम लोगों ने वो देखा था कि 1/5 टाइम्स V, टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में इतना फ्रैक्शन 1/5, तो वो भी यही पूछ रहे हैं कि कितना फ्रैक्शन है इसके असल वॉल्यूम के मुकाबले में इस लिक्विड के अंदर या फिर इस वाले वाटर के अंदर। ये केरोसिन ऑयल है और ये जो है हमारे पास वाटर है। तो ये थोड़ा सा जो है मुश्किल प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। वही सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुए जो हमने आर्शिमिडीज प्रिंसिपल और एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ आर्शिमिडीज प्रिंसिपल के अंदर बनाए। बुयंसी वाले भी थोड़े बहुत जो इस्तेमाल हो रहे हैं कि जो हमारे पास फोर्सेस होती हैं कितनी लग रही होती हैं और कैसे जो है हमारे पास सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जो उन्होंने पूछा हुआ है हमसे वो ये पूछा हुआ है कि आप जो फ्रैक्शन निकाल के बताओ। अब 3 हमारे पास डेंसिटीज़ है और इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, खुद से एज्यूम करेंगे, फिर देखेंगे। और वैसे अगर ऑब्ज़र्व करें तो हमें पता है कि एक जो चीज़ होगी हमारे पास वो इस ब्लॉक की वेट की फ़ोर्स होगी जो नीचे की तरफ लग रही होगी, जाहिर सी बात है, वेट की फ़ोर्स जो नीचे की तरफ लग रही है। एक फोर्स जो है वो इसके ऊपर पानी की तरफ से लग रही होगी ऊपर की तरफ, जिसे अप थ्रस्ट ऑफ द वाटर बोल दो, अप थ्रस्ट फ्रॉम द वाटर। एक जो फोर्स लग रही होगी वो केरोसिन ऑयल की तरफ से लग रही होगी क्योंकि ये इसके अंदर भी डिप हुआ हुआ है। और इसे बोल दो कि ये हमारे पास है अप थ्रस्ट ऑफ केरोसिन ऑयल। तो ये तीनों की वैल्यूज़ हम लोग निकालते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या बन रही है। और ये चीज़ यहाँ पे फ्लोट कर रही है अभी नीचे की तरफ, नहीं ना तो नीचे की तरफ जा रही है ना ऊपर की तरफ जा रही है। इसी तरह से मौजूद होगा, ये जो ब्लॉक हमारे पास होगा वुड का वो इस तरह से मौजूद होगा, यानी कि इसके अंदर इक्विलिब्रियम पोजीशन के अंदर यहाँ पे मौजूद होगा। तो आखिर में हम लोग इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लगाएंगे। अभी हमें वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है वेट की भी, अप थ्रस्ट की भी ऑफ द केरोसिन और अप थ्रस्ट ऑफ द वाटर भी। सबसे पहले अगर वेट की बात करें तो वेट का जो हमने फार्मूला बनाया इस डेंसिटी के फार्मूले से देखते हुए, यानी कि डेंसिटी को यूज़ करते हुए, अगर हम लोग एक्चुअल वेट या फिर वेट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। वेट इक्वल्स टू m और साथ में g के इक्वल होता है। v से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें तो हमारे पास क्या बन गया था, पीछे भी हमने किया। v से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने पे डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी के इक्वल होता है। तो सीधा यहाँ पे लिख देते हैं कि डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, वही जो मैंने बल्कि नहीं, ये टोटल वॉल्यूम होगा ये वाला जो होगा ये टोटल वॉल्यूम होगा उस ब्लॉक का। और टोटल वॉल्यूम जो होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, यानी कि V1 + V2 के इक्वल होगा। ये भी कहीं पे आप जो वो याद दिलाने के लिए लिख लो कि जो हमारे पास इसका टोटल वॉल्यूम है वो V1 + V2 के इक्वल है। वो यही यहाँ पे वही वाला टोटल वॉल्यूम आएगा, साथ में जी जो मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू डालें तो 0.85 और साथ में टोटल वॉल्यूम और मल्टीप्लाई बाय जी की वैल्यू नहीं डालनी क्योंकि कट जाएगा एंड में जाके। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसके बाद अप थ्रस्ट की अगर वैल्यू निकालें हम लोग वाटर की, ये एक चीज़ आ गई, एक फोर्स आ गई। दूसरी फोर्स अगर हम लोग निकालें अप थ्रस्ट ऑफ द वाटर की, तो अप थ्रस्ट का फॉर्मूला किसके इक्वल था, वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड, या फिर जितना भी वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है इसने ब्लॉक ने वाटर के अंदर वो, और मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर कि जिसके अंदर ये डिप हुआ है, डेंसिटी ऑफ द वाटर, और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जी, वॉल्यूम कितना पानी के अंदर है, V2 जो है वो इसके पानी के अंदर इक्वल है, और मल्टीप्लाई बाय जो डेंसिटी है हमारे पास वाटर की वो 1 है, तो यहाँ पे 1 और साथ में जी। V2 की वैल्यू अभी हम लोग जो है वो डाल सकते हैं या फिर छोड़ो एंड में डाल देंगे, अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहने दो। मतलब V2 ही हमने निकालनी है। अच्छा, इसकी वैल्यू नहीं डालेंगे, V2 ही निकालनी है। V2 और जब ये 1G से मल्टीप्लाई होगा या फिर 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो ये हट जाएगा। तो जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो V2 और साथ में मल्टीप्लिकेशन के अंदर G। तो ये अप थ्रस्ट है वाटर का, अप थ्रस्ट है वाटर का। इसके बाद तीसरी जो चीज़ है हमारे पास वो अप थ्रस्ट ऑफ द केरोसिन है, और अप थ्रस्ट ऑफ द केरोसिन के लिए हमारे पास क्या होगा कि वॉल्यूम इनसाइड द केरोसिन
जितना भी ब्लॉक का आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ द केरोसिन और मल्टीप्लाइड बाय जी। वैल्यूज डालो, इसके अंदर जो आ रहा है हमारे पास V1 आ रहा है, डेंसिटी जो है वो केरोसिन की उन्होंने दी हुई है 0.82 और मल्टीप्लाई बाय जी। तो ये अब थ्रस्ट की वैल्यू आई हमारे पास किसके लिए, केरोसिन वाले केस के लिए या फिर इस वाले केस के लिए, यहाँ से जो हमारे पास इसके ऊपर लग रही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को देखें तो जितनी भी हमारे पास फोर्सेस लग रही है उनका सम जीरो के इक्वल आना चाहिए, यानी कि एक फोर्स नीचे की तरफ और दो फोर्सेस ऊपर की तरफ। और अगर ये रेस्ट के अंदर है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो फोर्स है हमारे पास इसकी वेट की, ये इन दोनों की फोर्सेस को जो बैलेंस करके रखे हुए हैं, यानी कि दो बंदे ऊपर से खींच रहे हैं और एक बंदा नीचे से खींच रहा है। अगर ये बॉडी हिल नहीं रही, बिल्कुल भी इसी जगह के ऊपर पड़ी हुई है, उसका मतलब ये होगा कि ये जितनी फोर्स लगा रहा है इन दोनों की जो फोर्स है इसके बराबर है, इक्वल है, यानी कि इन दोनों का जो सम आएगा वो जीरो के इक्वल आएगा। और जीरो के इक्वल आने का मतलब कि ये दोनों बैलेंस है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस के मुताबिक क्या यहाँ पे इक्वेशन बनेगी कि वेट जो है वो इक्वल आ रहा है अप थ्रस्ट ऑफ द वाटर प्लस अप थ्रस्ट ऑफ द केरोसिन ऑयल। ये दोनों फोर्सेस मिलाएं तो इसके बराबर आएंगी, तभी ये इस इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर या फिर रेस्ट के अंदर जो रह सकता है। अब सारी अगर वैल्यूज पुट करें तो यहाँ पे जो हमने W की वैल्यू बनाई वो क्या बनाई, 0.85 टोटल वॉल्यूम टाइम्स G, और यहाँ पे जो हमने इक्वेशन जो बनाई ये वाली वाटर की वो थी V2 इंटू जी। और जो सबसे आखिरी बनाई वो हमने ये बनाई कि प्लस का साइन यहाँ से, और इसकी वैल्यू जो हमने यहाँ पे बनाई वो क्या बनाई, V1 इंटू 0. इसको जो है वो नीचे लिखना चाहिए था, तो नीचे ही लिख देते हैं दोबारा से कि 0. हमारे पास किधर गया 85 इंटू टोटल वॉल्यूम और साथ में G इज इक्वल्स टू V2 और साथ में G और प्लस का आपके पास V1 और इंटू मल्टीप्लाई के अंदर 0.82 और साथ में G इन दोनों के अंदर आ रहा है, कॉमन ले लो, और कॉमन लेने के बाद क्या होगा, कट जाएगा इससे। तो इसी स्टेप के अंदर हम लोग कर लेते हैं कि यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, और इसका मतलब ये होगा कि ये जो G है इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे एक ही टर्म है, इसका मतलब ये G इससे कैंसिल हो जाएगा, G को जो हमने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो बनी कि 0.85 टाइम द टोटल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V2 प्लस का V1 इंटू 0.82 या फिर 0.82 और साथ में V1। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, वही 2 मल्टीप्लाई बाई 3 या फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो या तो इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, या फिर इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, एक ही बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर है ये। अब यहाँ पे हमें बताना क्या था कि कितना फ्रैक्शन जो है वो पानी का इस ब्लॉक का वाटर के अंदर मौजूद है, वाटर की सरफेस के अंदर जो है वो मौजूद है या फिर लाई कर रहा है, फ्रैक्शन बताना है हमने। यानी कि इस तरह से कि जैसे पिछले वाले के अंदर हमने देखा कि 1/5 टाइम्स V, उसका मतलब यहाँ पे लगा दो कि x टाइम्स V, ये x बताना है या फिर इस तरह से बताना है, V टोटल आ रहा हो और ये जो है फ्रैक्शन आ रहा हो कि 1 इतना या फिर इतना जो है इतना फ्रैक्शन जो है वो हमारा इसका पानी के नीचे टोटल वॉल्यूम के मुकाबले में, क्योंकि टोटल वॉल्यूम उन्होंने हमें नहीं दिया हुआ, बोला हुआ है कि सिर्फ फ्रैक्शन बता दो आप। अब जो हमारा वॉल्यूम जो लाई कर रहा है सरफेस के नीचे वो V2 है, और हमें जो चाहिए वो V2 ही चाहिए, तो V1 की वैल्यू यहाँ पे हमें ऐड करनी पड़ेगी, फिर डालनी पड़ेगी, जो कि इस वाले फॉर्मूले से आएगी। कैसे आएगी कि अगर इस वाले फॉर्मूले से हम लोग V2 को इज इक्वल टू के इस तरफ ले जाएं तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, टोटल वॉल्यूम माइनस का V2 इज इक्वल्स टू V1। V1 की वैल्यू जो वो इस तरह से बनेगी, और हम इस V1 को जो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो अगर यहाँ पे हम पुट कर दें इसकी वैल्यू तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, या फिर इक्वेशन किस तरह से बनेगी कि VT यानी कि टोटल वॉल्यूम माइनस का V2 जो कि हमने V1 की जगह पे रख दिया, इस वाली इक्वेशन से इसका जो हमने फार्मूला बनाया फिर इसकी वैल्यू जो वो निकाल के लेके आए। अब हमने V1 को हटा दिया, V2 और VT है, और इससे जो हम लोग निकाल सकते हैं, निकाल के बता सकते हैं फ्रैक्शन के वो किस तरह से आएगा। सबसे पहले ये 8.2 मल्टीप्लाई होगा इससे भी और उससे भी, तो वो सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.85 VT इज इक्वल्स टू
V2 एज इट इज़ प्लस का 0.82 जो जब मल्टीप्लाई होगा VT से तो आपके पास आंसर आएगा 0.82 VT और माइनस का 0.82 और V2। अब T वाली वैल्यूज़ एक तरफ, ये VT है, अच्छा ये VT है, VT वाली वैल्यूज़ एक तरफ यानी कि टोटल वॉल्यूम वाली वैल्यूज़ एक तरफ और V2 वाली वैल्यूज़ जो है एक तरफ, इसको इस तरफ ले आएंगे तो 0.85 टाइम्स VT जो माइनस हो जाएगा 0.82 टाइम्स VT और इक्वल्स टू V2 और माइनस का आपके पास है 0.82 और साथ में V2। कॉमन ले लो या फिर डायरेक्ट सॉल्व करो, एक ही बात है। कॉमन लेके चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको अगर कॉमन लो यहाँ से तो 0.85 और माइनस का 0.82 और जो हमारे पास कॉमन में वैल्यू आई वो VT आई, दोनों के अंदर आ रही तो कॉमन ले ली। इन दोनों के अंदर V2 कॉमन आ रहा है तो इससे अगर V2 हम लोग निकाल लेंगे हमारे पास क्या बचेगा 1, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ V2 ही है। अब इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 बच जाएगा और माइनस का 0.82 और यहाँ पे जो हमारे पास V2 कॉमन लिया इसमें से तो यहाँ पे 1 बचा, इसमें से लिया तो यहाँ पे 0.82 बचा। दोनों को सॉल्व करो आप, और सॉल्व किस तरह से होंगे कि हमारे पास 0.85 माइनस का 0.82 0.03 टाइम्स VT और यहाँ पे जो हमारे पास क्या आंसर आएगा कि 1 माइनस का 0.82 0.18 और साथ में V2। अब हमें V2 की वैल्यू चाहिए तो इसको इज इक्वल टू की इस तरफ ले जाओ और जब ये इज इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.03 टाइम्स VT डिवाइडेड बाय 0.18 इक्वल्स टू V2। और जब आप इन दोनों को नंबर्स को आपस में डिवाइड करवाओगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा कि 0.03 डिवाइडेड बाय 0.18 0.166666 और इस तरह से जो आगे तक जा रहा है। इसका जो आंसर है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। जो फ्रैक्शन की वैल्यू आ रही है हमारे पास वो क्या आ रही है 0.166666 और ये आगे तक इसी तरह जो चलता हुआ जा रहा है टाइम्स VT इक्वल्स टू V2। ये जो है वो आपका आंसर है। और अगर इसको फ्रैक्शन के अंदर लिख के बताना है तो फ्रैक्शन के अंदर आप इस तरह से बता सकते हो। ये जो 0.1666 आपके पास वैल्यू आती है, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है S और D का SD का ऑप्शन होता है जिससे वो आपको फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज़ बता देता है। और अगर साइंटिफिक नहीं है वैसे ही देखना है तो ये जो आपके पास ये वाला रेशो आता है ये 1 को 6 से डिवाइड करने के बाद आता है। आप करके देख लो कि 1 डिवाइडेड बाय 6 तो आपके पास यही 0.166666 इस तरह से वैल्यू जो है वो चलती हुई जा रही होगी। तो आप यूँ लिखो तब भी आंसर सही है, ये आंसर सही है, यानी कि यही फ्रैक्शन है जो उन्होंने पूछा हुआ था। या फिर इस तरह से लिखो कि 1/6 टाइम्स VT इज इक्वल्स टू V2, ये आपके पास आंसर है। यानी कि इसको पलट के लिख दो इस तरह से। V2 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 1/6 टाइम्स VT। इसको आप सॉल्व करोगे तो यही वाली चीज़ बनेगी। तो इसका मतलब ये हमारे पास फ्रैक्शन है कि ये वाला जो फ्रैक्शन है ये पानी की सरफेस से नीचे हो गए, पानी के अंदर लाई कर रहा होगा। उसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर एक वॉल्यूम है आप उसके 6 जो वो इससे कर दो 1 2 3 4 5 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 इक्वल इससे करो उसके आप उसके वॉल्यूम के। तो इनमें से जो एक हिस्सा है वो पानी के अंदर लाई कर रहा होगा यहाँ पे। तो यानी कि अगर इसको उठा के कुछ इस तरह से बनाओ तो सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है पानी के अंदर होगा, बाकी कितने हिस्से बचेंगे 5 हिस्से। 5 हिस्से जो होंगे इसके पानी के ऊपर होंगे, देखिए कैरोसिन ऑयल के अंदर होंगे। तो ये कुछ था हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 10.10 और आखिरी प्रॉब्लम था इस चैप्टर का। और ये जितने भी प्रॉब्लम आज हमने परफॉर्म किए ये थोड़े से मुश्किल थे, लेकिन हमने जो है वो कोशिश की कि जितने हमारे कॉन्सेप्ट थे एनालिटिकल ट्रीटमेंट के अंदर इक्विलिब्रियम वाले और दूसरे तीसरे जितने भी थे उन्हें हम लोग इस्तेमाल करें और अपना जितना हमने पढ़ा है सिर्फ उसी को अप्लाई करके सॉल्व करें। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमने वही वाले सारे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए हैं, यहाँ पे नया कोई एडिशनल कॉन्सेप्ट नहीं लगाया। सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला जो हमारे पास चीज़ है इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है।
इसके अलावा जितनी भी सारे हमने फार्मूले वगैरह यूज़ किए, जितने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए, वो सारे के सारे वही हैं जो हमने पीछे कवर किए हुए थे। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 10 के। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।